हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद वंदना। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिससे 2 या 4 क्वेश्चंस हमारे एग्जाम पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 यह दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं अबेकस, जिसे हम गिनतारा कहते हैं। तो अगर आप इसका डायग्राम देखें, इसका जो चित्र देखें, तो ये क्या होता है? वैसे एक लकड़ी का ढांचा होता है जिसमें मोती या जिसे हम कह सकते हैं बीड्स, ठीक है, ये रिप्रेजेंट किए जाते हैं। हम इसे बोल सकते हैं कि यह एक मैनुअल कैलकुलेटर होता है, ठीक है। तो इसका जो प्रयोग होता है वो शिक्षण सहायक गणित उपकरण की तरह होता है। प्राथमिक स्तर के बच्चों को संख्या का ज्ञान इसी से दिया जाता है और अंकगणितीय प्रकारों के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता था। तो अगर हम देखें, यह जो क्रिया है, दृष्टिहीन बच्चे इससे क्या है, आसानी से सीख सकते हैं और जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। जैसे अगर हम बच्चे को जोड़ना सिखा रहे हैं, ठीक है, अगर हम जोड़ना, घटाना या गुणा भाग कर रहे हैं तो इससे बच्चा जल्दी सीख सकता है। कैसे? तो देखिए, अगर मैं लिखूं 243 की को बच्चे ने जोड़ना है 123 से, ठीक है। तो अगर आप देखें, एक चीज़ मैं और समझा दूं, ये जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है 5 को, ठीक है। ये तो हो गया 1 2 3 4, ठीक है। हम यहाँ से देखेंगे, उसके बाद 1 2 3 4 के बाद जो ये हो गया, ये रिप्रेजेंट करता है 5 को, ठीक है। और अगर हमें बच्चे को नंबर सिखाने हैं तो हम इसको नंबर्स को ऊपर करते रहेंगे। अगर 1 सिखाना है तो 1 नंबर ऊपर, अगर 2 सिखाना है तो हम क्या करेंगे, ये 2 नंबर ऊपर। अगर हमें 3 सिखाना है बच्चे को तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये 3 नंबर्स ऊपर लेके चले जाएंगे, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। लेकिन अगर हम बात करेंगे, बच्चे को 7 सिखाना है, ठीक है, तो यहाँ से आ गया 5 और यहाँ से आ गया 2, तो ये हो गया, ये चीज़ आ जाएगी नीचे और ये चीज़ आ जाएगी नीचे और ये चीज़ हो जाएंगी ऊपर। तो ऐसे हम बच्चे को सिखा सकते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि गिनतारा किस चीज़ के लिए प्रयोग किया जाता है। यह एक मैनुअल कैलकुलेटर होता है जिसका प्रयोग जोड़ने, घटाने, गुणा और भाग के लिए किया जाता है। अगर हमसे पूछा जाएगा गिनतारा सबसे ज़्यादा उपयोगी किन के लिए होता है, यह दृष्टिहीन बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है और प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए भी जोड़ने, घटाने, गुण के लिए उपयोगी होता है। नेक्स्ट देखते हैं ग्रिड पद्धति और संख्या चार्ट। अगर ग्रिड पद्धति का आप देखें, मैंने यहाँ पे एक सिंपल डायग्राम दिया हुआ है, ये है ग्रिड पद्धति। ग्रिड पेपर क्या होता है, यहाँ पर 10 आउट ऑफ 10 के ब्लॉक्स बने होते हैं, ठीक है। अगर बात की जाए, इसमें जो ये 1 ब्लॉक होता है, ठीक है, ये पूरा एक पेपर है जैसे, तो ये जो 1 ब्लॉक होता है ये कितना होता है, 1 का मतलब होता है 1/100, ठीक है, मतलब 0.01, ठीक है। और अगर बात की जाए ये टोटल 10 की, यहाँ पे 10 होंगे, ठीक है, तो 10 दर्शाएगा 10 आउट ऑफ 100 को। इसका मतलब हो गया 1/10, जिसे कहेंगे हम 0.10। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। सो अगर आप सेकंड चित्र में देखें, इसमें मैंने यहाँ पे आपको जोड़ के भी दिखाया है। 0.19 को अगर हम 0.34 से ऐड करें तो कैसे आएगा? 0.19 का मतलब है 19, तो हम 19 ब्लॉक्स को एक अलग कलर से फिल कर देंगे और उसके बाद 0.34 मतलब 34 को हम अलग कलर से कर देंगे। उसके बाद हम टोटल अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा 0.53 आ जाएगा। इस तरीके से हम बच्चे को ग्रिड पद्धति या फिर संख्या चार्ट सिखाते हैं। तो ये तो हो गया मोटी मोटी चीज़। अगर हमसे थोड़ा डीप में पूछेगा तो हमसे ये पूछ सकता है, जो 1 ग्रिड होती है वो किसके इक्वल टू होती है? तो 1 ग्रिड होती है 1/100 के। तो 1 ग्रिड हो गई 1/100 के। और 10 ग्रिड ये होता किसका है? 10 मल्टीप्लाई 10 का, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। इसका प्रयोग हम बच्चे को दशमलव संबंधी प्रश्नों को हल कराने के लिए करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जियो बोर्ड। जियो बोर्ड क्या होता है? यह क्या होता है? यह लकड़ी का बना एक बोर्ड होता है। आप नीचे देखेंगे, उसमें क्या होती हैं, छोटी छोटी पिन्स लगी होती हैं, ठीक है। तो इसको धागे या फिर रबड़ की सहायता से क्या करते हैं, हम बच्चे को चित्र बनाना सिखाते हैं, खुली व बंद आकृतियों के, ठीक है। जैसे यह एक प्रभावी संसाधन होता है जिससे बच्चे को ज्यामितीय आकृतियां और उनकी विशेषताओं को समझाया जा सकता है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। इसके द्वारा बच्चा त्रिभुज, वर्ग, आयत, देखिए क्षेत्र और उनका क्षेत्रफल, परिधि,
इन सबको बच्चा ज्ञात कर सकता है। आप लोग समझ गए होंगे जियो बोर्ड क्या होता है। इसी तरीके से एक जियोमेट्री बॉक्स होता है, ठीक है, जिसे हम सब जानते हैं जियोमेट्री बॉक्स, जिस हम सब ने यूज़ किया हुआ है बचपन में, ठीक है। इसमें हम जानते हैं क्या था, बचपन में स्केल होता था, ठीक है, प्रकार होता था, मतलब जिनसे हम ये जो चित्र होते हैं इनको आसानी से बना सकते हैं, मतलब ज्यामितीय आकृतियों को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगर समझते हैं डॉट पेपर या बिंदु शीट। डॉट पेपर या बिंदु शीट क्या होती है, इसका प्रयोग जो किया जाता है वो सममिति व परावर्तन के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग, डॉट पेपर या बिंदु शीट का। यह क्या होता है, ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आप एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यह जो होता है यहाँ पर बच्चे को हम 3D आकृतियाँ सिखाते हैं, जबकि एक चीज़ मैंने नहीं बताई थी, यहाँ पर बच्चा सिर्फ 2D आकृतियाँ सीखता है, ठीक है। जियो बोर्ड में 2D आकृतियाँ सीखता है और बच्चा डॉट पेपर या बिंदु शीट में 3D आकृतियाँ सिखाते हैं बच्चे को, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, डॉट पेपर या बिंदु शीट में इसमें बच्चे को की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। और परावर्तन और सममिति के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 10 ग्राम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 10 ग्राम क्या होता है, यह एक पहेली वाला गेम होता है जिसमें 7 प्रकार की आकृतियों वाले बोर्ड होते हैं जिनको सटाकर जमाना होता है ताकि दी गई आकृति चपटी आकृतियों को 10 कहते हैं। मतलब यहाँ पर अलग अलग 7 तरीके की आकृतियाँ आपको दी गई जाएंगी, ठीक है। ये हो गई 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब क्या होता है, इनसे आपको कोई डायग्राम बनाना है। जैसे अगर आप इसे काउंट करें, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो इसमें हो गए 7, मतलब टोटल जो चित्र होते हैं मतलब वो कितने होते हैं, 7। अगर बात की जाए, हमसे यही इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जाती है कि यह गेम होता है, इसके द्वारा 1 2 3 ABCD ये सारी चीज़ें बच्चा सीखता है। यही चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती है कि 10 ग्राम होता है, इसमें ये कितने प्रकार की आकृतियाँ होती है। इसमें 7 प्रकार की आकृतियाँ होती है और ये अलग अलग होती है, इनको मिला देते हैं तो उसे कहते हैं हम 10, ठीक है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं डाइंस ब्लॉक। डाइंस ब्लॉक क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, ये बहुत ईजी है। इसमें भी बच्चे को हम जोड़ना घटाना ये सब सिखाते हैं। अब कैसे सिखाते हैं, इसमें जो 1 यूनिट होती है ये तो 1 को रिप्रेजेंट करती है। अगर ये 1 जो हो गई, अगर इनको 10 तक हम इकट्ठा कर दें तो ये 10 हो जाएंगी, ठीक है। तो ये जो होती है ना, ये एक बॉक्स में बने हुए आते हैं ऑलरेडी, जिसमें 1 की एक यूनिट होती है, 10 एक रॉड होती है और 100 का एक फ्लैट होता है और 1000 की एक क्यूब आती है। जैसे कहते हैं अगर हम 242, ठीक है, बच्चे को जोड़ना है 242, तो 242 का मतलब है ये तो 2 आएंगे, ये छोटे वाले 2 आएंगे, ठीक है, और ये बड़े वाले कितने आएंगे, 4 2 3 4, ये चीज़ यही रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। और ये चीज़ कितनी आएंगी, 2, तो ये आ जाएंगी 2। आप लोग ये समझ जाइएगा। इसको अगर जोड़ना है बच्चे ने 124 से, तो ये वाली चीज़ कितनी आ जाएंगी, 4, ठीक है। तो इसी तरीके से जब बच्चा ऐड करता है, बच्चे को इसी तरीके से एडिशन सिखाया जाता है, इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन सिखाया जाता है ताकि बच्चा क्या कर सके, इजीली सीख जाए, ठीक है। यहाँ से 1s 10s 100 1000, ठीक है, प्लेस वैल्यू ये भी बच्चा सीखता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे डाइंस ब्लॉक क्या होता है। नेक्स्ट हमें दिया है वेन हिले का नियम। यह हमसे एग्जाम्स में हर बार पूछा जाता है, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन तो इसको आपको कंफर्म मिलेंगे, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। इसमें सबसे पहले जो समझने वाली बात है इम्पॉर्टेंट, जिसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप याद रखिएगा, स्टार्टिंग जो होती है वो लेवल 0 से स्टार्ट होती है, ना कि 1 से। लेवल कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से, उसके बाद है लेवल 1, फिर है लेवल 2 और लेवल 3। इसके बाद एक और लेवल आती है 4 जो कॉलेज स्तर पर होती है, इसीलिए यहाँ नहीं पूछी जाएगी, बट फिर भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगी। फर्स्ट है चाक्षुषीकरण, जिसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन क्या होता है, जब बच्चा देख कर अंतर कर सकता है। देख कर अंतर करना इन द सेंस, जैसे बच्चे के आगे अगर ट्राइंगल बनाया गया, ठीक है, और बच्चे के आगे चतुर्भुज बनाया, तो उसने देखा इसमें तो 3 भुजाएं हैं, इसमें 4 भुजाएं हैं, सिर्फ देख कर ही अंतर बता दिया, मतलब बच्चे के अंदर विजुअलाइजेशन प्रोसेस हो गया है, ठीक है, देख कर अंतर बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं
नेक्स्ट है विश्लेषण। विश्लेषण मतलब होता है एनालिसिस करना। एनालिसिस के अंदर क्या होता है, जब बच्चा किसी भी चीज़ में गुणों के आधार पर अंतर कर सकता है। अगर हम मैथ की भाषा में लें तो बच्चा समबाहु और विषमबाहु में क्या कर सके, उसके गुणों के आधार पर उन पर अंतर कर सके। मतलब गुणों के आधार पर अंतर कर लेगा तो वो विजुलाइजेशन की स्टेज में होगा। गुणों के आधार पर अंतर कर लेगा, आप समझ जाइएगा अंतर की बात हो रही है। नेक्स्ट है, थर्ड है हमारा इनफॉर्मल डिडक्शन, अनौपचारिक निगमन। इस प्रोसेस में क्या होता है, ये लेवल 2 है हमारी। इसमें क्या होता है, भाषाई स्तर पर बच्चा वर्गीकरण करना सीख जाता है। मतलब बच्चा सिर्फ भाषा में जैसे क्वेश्चन में दिया होगा उसी के आधार पर वो अंतर करना सीख जाता है, तो वो कहलाती है हमारी अनौपचारिक। ठीक है, भाषाई आधार पर अंतर कर लेता है। नेक्स्ट है औपचारिक निगमन। औपचारिक निगमन में क्या होता है, मतलब फॉर्मल डिडक्शन की बात हो रही है। इसमें होता है बच्चा चीज़ों को सिद्ध करने लगता है, यहाँ पर प्रूफ देने लगता है कि अगर इन चीज़ मतलब समबाहु और विषमबाहु में अंतर है तो क्यों है। ठीक है, हर चीज़ में वो सिद्ध करना भी स्टार्ट कर देता है, तो वो होती है औपचारिक निगमन। तो मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ आपके लिए। वो होता है बच्चा जब चीज़ों को सिद्ध करने लगता है स्वयं के द्वारा। ठीक है, उसको टीचर की आवश्यकता नहीं होती है, वो खुद ही उसको सिद्ध करके दिखा देता है। नेक्स्ट एक और बताया था मैंने, लेवल 4 होती है, वो कहलाती है दृढ़ता की स्टेज, मतलब रिगस। इसमें क्या होता है, यह कॉलेज स्तर पर होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ नहीं पूछी जाएगी, तो ये आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट रख लीजिएगा, जिसको याद रखिएगा। कई बार क्या होता है एग्जाम्स में हमसे इनकी क्रम भी पूछा जा सकता है, तो उसके लिए एक बेहतरीन तरीका है वाइफर। वाइफर, हम सबके घर में वाइपर होता है, तो इसको याद रखिएगा वेनिले के नियम को। वाइफर से मतलब विजुलाइजेशन, एनालिसिस, इनफॉर्मल डिडक्शन और फॉर्मल डिडक्शन, और आर फॉर रिगस। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखते हैं, नेक्स्ट दिया है मूल्यांकन में। सबसे पहले हम समझते हैं अनौपचारिक मतलब फॉर्मेटिव मूल्यांकन क्या होता है। फॉर्मेटिव, उसके बाद है समेटिव और डायग्नोस्टिक। मतलब सबसे पहले आप फॉर्मेटिव, आपको पता होंगे आपके यहाँ फॉर्मेटिव एग्जाम्स हुए होंगे। ठीक है, सबके बीएड या बीटीसी में हुए होंगे। ठीक है, या स्कूल्स में भी हुए हैं। मतलब बीच बीच में जो टेस्ट होते हैं वो कहलाते हैं हमारे फॉर्मेटिव। बीच बीच में होते हैं, मतलब पूरी क्लास, मतलब पूरे सेशन के दौरान जितने भी चलता है उसमें बीच बीच में हमारे एग्जाम्स लिए जाते हैं। और निदानात्मक और उपचारात्मक दोनों होते हैं। इसमें क्या होता है, अधिगम के लिए आकलन होता है। ये बात याद रखिएगा, ये पूछी जाती है कि अधिगम के लिए आकलन कब होता है। वो होता है अनौपचारिक में, मतलब अधिगम करने के लिए आकलन हो रहा है। आप शब्द से निकालिएगा ना, जैसे अगर हमसे पूछा जाएगा अधिगम के लिए, मतलब आप शब्द को पढ़िएगा, मतलब जो आकलन हो रहा है वो अधिगम के लिए हो रहा है। ठीक है, तो वो हो गया अनौपचारिक में। ठीक है, अगला देखा जाए समेटिव, औपचारिक। मतलब ये तो हमारे सत्र के अंत में होता है, ये होता है हमारे बीच बीच में होता रहता है अनौपचारिक। ठीक है, समेटिव मतलब जो फाइनल एग्जाम्स होते हैं लास्ट में होता है। यह किस चीज़ के लिए होता है, यह ज्ञात करने के लिए होता है कि हमारा जो ज्ञान है वो किस हद तक अर्जित हो चुका है। ठीक है, इसमें हम उपचार और निदान नहीं करते हैं। हम ये नहीं करते हैं कि बच्चे ने कोई गलती कर दी हम उसको सुधार कर सकें। वो कब करते हैं, हम अनौपचारिक वाले मूल्यांकन में। अगर बात करें डायग्नोस्टिक निदानात्मक मूल्यांकन की, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो बच्चे असफल हो रहे हैं, जैसे कोई बच्चा एक ही गलती बार बार कर रहा है, तो उसकी असफलता को ढूंढकर उसका निदान करने के लिए। यह किस लिए होता है, असफलता ढूंढना बच्चे की, कि वो बच्चा बार बार असफल क्यों हो रहा है, असफलता को ढूंढकर उसका निदान करने के लिए। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि डायग्नोस्टिक क्या होता है और औपचारिक और अनौपचारिक क्या होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये कई बार एग्जाम्स में घुमा फिरा के पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि भी कई बार पूछी जाती है। सबसे पहले जानते हैं समस्या समाधान विधि के जनक कौन है। समस्या समाधान विधि के जनक हैं सुकरात और सेंट थॉमस। ठीक है, ये हैं इनके जनक। और यह विधि जो है, अब अगर अभी की बात पूछी जाए तो कौन है, हमारे जॉन ड्यूवी। ठीक है, कि आज
अभी हमारे जो समस्या समाधान विधि के आधुनिक युग में जो हैं वो हैं जॉन ड्यूई। तो पहले थे सुकरात और सेंट थॉमस ने इसकी खोज की थी, और खोज इन्होंने की थी तो इसके जो मुख्य चरण थे ये जॉन ड्यूई के अनुसार की बात की गई है। ठीक है, जॉन ड्यूई ने इसके 7 चरण बताए थे। मतलब फर्स्ट है समस्या को पहचानना, रिकॉग्नाइज करना अपनी समस्या, कोई भी समस्या है। ठीक है, उसके बाद उस समस्या का विश्लेषण करना, एनालाइज करना। कोई समस्या है उसकी पहचान करना, फिर उसका एनालाइज करना, फिर गणितीय संबंध की उसकी खोज करना, स्टेबलाइज्ड क्राइटेरिया, देन संभावित हल खोजना, कंसीडर पॉसिबल सॉल्यूशन, हल ज्ञात करना, फिर हल को लागू करना, और लास्ट में हल की जांच करना। तो ये हमारे समस्या समाधान विधि के चरण होते हैं मुख्य। मतलब सबसे पहले कोई भी समस्या है उसको पहचानेंगे, उस समस्या को विश्लेषण करेंगे। ठीक है, फिर उसकी गणितीय संबंध की खोज करेंगे। ठीक है, मतलब उसका संबंध बनाएंगे, फिर उस संबंध बनाने के बाद उसके हल को खोजेंगे। ठीक है, अब हमने हल ज्ञात कर लिया, उसके बाद उस हल को लागू करेंगे अपनी समस्या में। फिर हम लागू कर लिया, उसके बाद हम देखेंगे जो हल है उसकी जांच करेंगे, वो समस्या में सही बैठी है या नहीं, हमारा आंसर सही है या गलत। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये याद रखिएगा, आधुनिक समय में जो समस्या समाधान विधि के जनक हैं वो जॉन ड्यूई कहलाते हैं। एक चीज़ और इसी से रिलेटेड है, इन्होंने जॉन ड्यूई ने हाउ वी थिंक नाम की एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने ये 7 चरण को डिस्कस किया था। ये बात भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। समस्या समाधान विधि में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो यह विधि थी यह 1956 में दी गई थी सीखने के उद्देश्य के रूप में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, जॉन ड्यूई ने दी थी। नेक्स्ट देखते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम टैक्सोनॉमी और वेन हीले नियम एग्जाम्स में हर बार पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप नीचे से देखें, नीचे जो छुप गया है वो है ज्ञान, तो लिख लेते हैं, यहाँ पर है ज्ञान। ठीक है, सबसे पहले आता है ज्ञान, फिर अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और उसका मूल्यांकन। तो सबसे पहले अगर ज्ञान की बात करें, ज्ञान में क्या आता है? अनुवाद, प्रक्षेप एवं निर्देशों के अर्थों को समझना, समस्याओं की व्याख्या करना हमारा ज्ञान के अंतर्गत आता है। और अब उसका अनुप्रयोग करेंगे, तो आप दिमाग में रखिएगा, कोई भी चीज़ है, ठीक है, सबसे पहले हमने कोई भी समस्या है या कोई भी बात है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसको हमने ज्ञान के द्वारा लिया। ठीक है, ज्ञान प्राप्त किया, उसके बाद उसका अनुप्रयोग किया, फिर उसको विश्लेषण किया, और उसके बाद संश्लेषण किया, और लास्ट में क्या करते हैं? मूल्यांकन करते हैं, जिससे ये आपके दिमाग में याद रहेगी। अनुप्रयोग में क्या होता है? किसी परिकल्पना का नई परिस्थिति में उपयोग या एक अमूर्त कल्पना का स्वतः उपयोग करना, हम उसको किस तरीके से प्रयोग में करेंगे। विश्लेषण की बात करें तो विश्लेषण में क्या करना होता है? वस्तु या परिकल्पना को विभिन्न भागों में अलग करता है ताकि संगठनात्मक ढांचा समझा जा सके, तथ्यों एवं निष्कर्षों के बीच अंतर किया जा सके। ठीक है, तो विश्लेषण करना होता है ना, जैसे किसी भी कोई भी परिकल्पना है या कोई भी चीज़ है उसको विश्लेषण करना। ठीक है, संश्लेषण में क्या होता है? संश्लेषण करना मतलब इकट्ठा करना, मतलब जितने भी ढांचा या पैटर्न बनाते हैं, एक नए अर्थ या ढांचे पर जोर देकर हिस्से को जोड़कर, मतलब संश्लेषण में हम जोड़ देंगे। ठीक है, पहले कोई भी ज्ञान लिया, उसके बाद उसको विस्तारित किया अलग अलग तरीके से, मतलब उस ज्ञान को विश्लेषण किया, उसके बाद वो जो टोटल ज्ञान आया था उनको इकट्ठा कर लिया, और लास्ट में हम उसका क्या करेंगे? मूल्यांकन करेंगे, मतलब मूल्यों पर, सामग्रियों के मूल्यों पर निर्णय करेंगे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।